Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 10. This is 10 question series of English literature. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Question number 1. William Shakespeare's Love Slavers Lost was a free adaptation of Menacme of Plautus. देखिए यह क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है लव स्लेवर्स लॉस्ट, ये कॉमेडी है इनका, और इन्होंने इस प्ले के लिए जो अपना मैटर है, थीम है, वो कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो दैट इज प्लॉटस, एक राइटर है, लैटिन राइटर है, और इनका वर्क है मिनैक्मे। यहीं से इन्होंने शेक्सपियर ने अपना जो मैटर है लव स्लेवर्स लॉस्ट के लिए बोरो किया है। तो याद रखेंगे कहाँ से, मिनैक्मे ऑफ प्लॉटस। मिनैक्मे इज अ लैटिन प्ले बाय प्लॉटस। तो मिनैक्मे क्या है, एक लैटिन प्ले है और ऑथर कौन है, प्लॉटस है। ये एक कॉमेडी है अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो याद रखेंगे कि ये क्या है, एक कॉमेडी प्ले है और मिस्टेकन आइडेंटिटी को लेकर है। ऑथर इसके प्लॉटस हैं। किस लैंग्वेज का प्ले है, लैटिन लैंग्वेज का प्ले है, और इसी से शेक्सपियर ने अपने प्ले लव स्लेवर्स लॉस्ट के लिए मैटर बोरो किया है, मिनैक्मे ऑफ प्लॉटस। Question number 2. Who exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine own, sleep brave tragedian, Shakespeare sleep alone. तो ये बात किसने कहा है? It is called by William Bess in his sonnet. याद रखेंगे William Bess is a poet, और इन्होंने अपने सोनेट में शेक्सपियर के लिए कहा है अंडर दिस कार्व मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन, शेक्सपियर स्लीप एलोन। विलियम बेस क्या है, ये इंग्लिश पोएट है। सॉरी, यहाँ पे पोएट की स्पेलिंग थोड़ी मिसस्पेल्ड हो गई है, तो इसको क्लियर कर लेंगे, वो छूट गया है। फॉलोवर ऑफ एडमंड स्पेंसर, विलियम बेस जो है इंग्लिश पोएट है और एडमंड स्पेंसर के फॉलोवर है। नोन फॉर एन एलिजी ऑन शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक एलिजी लिखी है, उसी के लिए जाने जाते हैं, और उसी एलिजी में इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है, मीन्स ये कोटेशन उसी एलिजी से लिया गया है। रोट इंग्लिश सॉन्ग फॉर आइजैक वॉल्टन, तो आइजैक वॉल्टन के लिए इन्होंने इंग्लिश सॉन्ग करके एक वर्क लिखा है, याद रखेंगे। तो दिस इज अबाउट विलियम बेस। Question number 3. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जिसे शेक्सपियर ने 6-line stanza में लिखा है, जिसमें जो शेक्सपियर की इमेच्योरिटी है वो देखने को मिलता है? दैट इज वीनस एंड एडोनिस। याद रखेंगे वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन 6-line stanza, एंड यहाँ पे आपको इमेच्योरिटी भी देखने को मिलता है शेक्सपियर की। Venus and Adonis is a narrative poem, tells the story of Venus, the goddess of love, of her unrequited love and of her attempted seduction of Adonis, an extremely handsome young man who would rather go hunting. Venus और Adonis में शेक्सपियर ने जो कहानी बताई है वो गॉडेस ऑफ लव वीनस की स्टोरी है, who has loved for Adonis and she wanted to seduce Adonis, वो एडोनिस को seduce करना चाहती थी। और एडोनिस कौन है, एक यंग हैंडसम मैन है, और वो हंटिंग, वो शेफर्ड है, वो हंटिंग के लिए जाता है, and because he was so handsome that Venus, जो goddess Venus है, she falls in love with him and she wanted him, but what happened, he rejected। यही सारी स्टोरी है इस पोएम में। Question number 4. Which of the following plays depicts middle class provincial life? The Merry Wives of Windsor। तो ये शेक्सपियर की कॉमेडी प्ले है और इसमें शेक्सपियर ने मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया है। जनरली शेक्सपियर के जो प्लेस हैं वो हाई क्लास को डिपिक्ट करता है, जो किंग होते हैं, रॉयल पर्सन होते हैं, लॉर्ड वगैरह होते हैं, क्वींस होते हैं, उनके लिए। बट द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर जो है वो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करता है। दिस प्ले इज अ कॉमेडी। थीम क्या है, मैरिज, वेल्थ, जीलेसी एंड लाइज।
कैरेक्टर देख लीजिए, सर जॉन फॉलस्टॉप, मेकपेज, डॉक्टर केयश, कॉर्पोरल नीम, मिस्ट्रेस फोर्ड एंड पेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से इस प्ले के द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। लेकिन फॉलस्टॉप को लेकर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था क्वीन एलिजाबेथ के रिक्वेस्ट पे, बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ वांटेड टू सी फॉलस्टॉप इन लव विथ। तो इसी वजह से इन्होंने फॉलस्टॉप कैरेक्टर को लेकर शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। क्वेश्चन नंबर 5, will all great Neptune's ocean was this blood clean from my hand? Who says this and when? ये बात किसने और कब कहा? तो it is shared by Macbeth after murdering King Duncan. मैकबेथ शेक्सपियर की ट्रेजेडी है और मैकबेथ प्ले में जब मैकबेथ कैरेक्टर जो है मेन कैरेक्टर वो किंग डंकन का मर्डर करता है तो वही ये बात बोलता है कि विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। मर्डर करने के बाद कि क्या नेपट्यून के जितने ओशन है वो मेरे हाथों में जो लगे ब्लड है उसको साफ कर पाएंगे, ऐसा मैकबेथ बोलता है आफ्टर मर्डरिंग किंग डंकन। और किंग डंकन का मर्डर मैकबेथ क्यों करता है? क्योंकि वो किंग बनना चाहता है और किंग बनने के पीछे उसका एम्बिशन होता है। एम्बिशन कौन उसके अंदर प्रोवोक करता है? तो दैट इज 3 विचेस जो रास्ते में उससे मिलती हैं और वो 3 विचेस तो मैकबेथ को प्रोवोक करती हैं। जब मैकबेथ ये बात आके अपनी वाइफ को बताता है तो लेडी मैकबेथ जो इसकी वाइफ है वो भी इसे प्रोवोक करती हैं और इस वजह से मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है और लेटर ऑन जो है एक तरह से सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है मैकबेथ को हटाने के लिए, उससे किंग डंकन का मर्डर का बदला लेने के लिए। तो यही सब है इस प्ले की स्टोरी। The play presents a man's conscience and the effect of guilt on his mind. इस प्ले में ये बहुत अच्छी पॉइंट है, याद रखेंगे कि एक आदमी की कॉन्साइंस को प्रेजेंट किया गया है, उसकी चेतना को प्रेजेंट किया गया है और साथ में उसके माइंड पर उसने जो अपराध किया है, गलती की है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जब एक इंसान जो कि गलती नहीं करना चाहता था बट ड्यू टू सिचुएशन वो गलती कर देता है और उसके माइंड में उसका क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, वो चीज इस प्ले में दिखाया गया है और बहुत अच्छे से डेपिक्ट किया गया है। आप लास्ट सीन में मैकबेथ को भी ये चीज मैकबेथ के माइंड में भी इस चीज को देख सकते हैं और साथ में हिज वाइफ लेडी मैकबेथ के माइंड में भी। अ डार्क एंड ब्लडी प्ले एक्सप्लोर्स रियलिटी एंड इल्यूजन। ये एक तरह से डार्क और ब्लडी प्ले कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा खून खराबा होता है और दूसरी चीज रियलिटी और इल्यूजन को एक्सप्लोर करता है। विच क्राफ्ट के बारे में मैकबेथ में आपको देखने को मिलेगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, एम्बिशन, किंग शेप, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और नेचुरल ऑर्डर, लाइट एंड लाइफ, सब ये सारे जो चीजें हैं मैकबेथ की थीम है। Now we will move to next question. Question number 6. According to Macbeth, the chief nourisher in life's feast is sleep. Macbeth के अनुसार the chief nourisher in life's feast क्या है? वो है sleep. तो मैकबेथ क्या करता है? अपने जो मैकबेथ प्ले है उसमें ये स्टेटमेंट बोलता है, तो वहीं से ये स्टेटमेंट लिया गया है जिसमें मैकबेथ क्या कहता है कि द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज, जो जीवन की दावत है उसका सबसे बड़ा नरिशर क्या है? दैट इज स्लीप। ओब्वियसली स्लीप से ही तो इंसान एक तरह से फ्रेश और ताजा फील करता है। द फ्रेज स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर टू शेक्सपियर बाय बेन जॉनसन। तो कुछ ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है शेक्सपियर को लेकर बेन जॉनसन ने कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो याद रखेंगे ये पूछा जाता है कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक ये कमेंट शेक्सपियर के लिए किसने किया है? तो दैट इज बेन जॉनसन। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। तो शेक्सपियर के जितने ट्रेजेडीज हैं उसमें डोमिनेंट
जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कि एक कैरेक्टर खुद अपनी डेस्टिनी को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। Question number 7. According to Jacques in his monologue, All the World's Stage, what is the seventh stage? All the World's Stage. ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से लिया गया? एज यू लाइक इट से। वहां पे जैक्स नाम का एक कैरेक्टर है और उसके अकॉर्डिंग जब वो मोनोलॉग बोलता है कि ऑल द वर्ड्स स्टेज, तो इसमें सेवेंथ स्टेज क्या है? सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, दिस इज द सेकेंड स्टेज। तो याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन है एज यू लाइक इट प्ले से लिया गया है, जिसमें जैक्स नाम का कैरेक्टर अपनी मोनोलॉग में बोलता है ऑल द वर्ड्स स्टेज। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सेवेंथ स्टेज क्या है? तो सेवेंथ स्टेज है सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। W.J. Long on Shakespeare in a word, he is the universal poet. W.J. Long ने शेक्सपियर के लिए कमेंट किया है कि इन ए वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। तो शेक्सपियर क्या है? यूनिवर्सल पोएट है। गोथे हैं, इन्होंने भी शेक्सपियर को लेकर कमेंट किया है। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. तो ये बात गोथे ने कहा है शेक्सपियर को लेकर, याद रखेंगे। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. तो गोथे कहते हैं कि मुझे नहीं याद है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा इवेंट है जिसने इतना ज्यादा प्रभाव डाला हो जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने। Question number 8. Who utters the words, "Oh cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love, in as you like it"? तो ये जो कोटेशन है एज यू लाइक इट से लिया गया है और ये किसकी स्पीच है? तो रोसालिंड की। याद रखेंगे, इट्स द स्पीच ऑफ रोसालिंड। ओ कॉज कॉज my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love. Who published the first life of Shakespeare in 1709? तो सबसे पहले लाइफ ऑफ शेक्सपियर नाम का वर्क किसने पब्लिश किया था 1709 में? तो निकोलस रो ने। याद रखेंगे, निकोलस रो जो थे शेक्सपियर के टाइम के एक एक्टर थे। I loved man and to honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ये किसने शेक्सपियर के लिए कहा है? तो बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्पररी प्ले राइट है। तो याद रखेंगे, लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था, और ये किसका वर्क है? निकोलस रो का। और बेन जॉनसन का ये कमेंट है शेक्सपियर को लेकर, आई लव मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। और क्वेश्चन जो था उसमें एज यू लाइक इट से ये स्टेटमेंट था, ओ कॉज कॉज माई प्रेटी लिटिल कॉज। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये रोजालिंड का, याद रखेंगे। Question number 9. In the epilogue, Rosalind, before bidding farewell, makes a last appeal to the women in the audience to like the play. देखिए, जो As You Like It का epilogue है, उसमें रोजालिंड फेयरवेल, लास्ट में जब वो फेयरवेल करती हैं, तो फेयरवेल के पहले रोजालिंड कुछ अपील करती है। क्या अपील करती है? द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। तो वो जो ऑडियंस है उसमें जो वुमेन है उनसे अपील करती है कि वो प्ले को लाइक करें। ठीक है, तो याद रखेंगे, रोसालिंड ने जो एज यू लाइक इट प्ले का एपिलॉग है उसमें फेयरवेल बिडिंग करने से पहले जो ऑडियंस में वुमेन है उनसे प्ले को लाइक करने के लिए कहती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले कहा जाता है कि वो अनफिनिश्ड है? दैट इज हेनरी एट।
इसके अलावा एक और प्ले है शेक्सपियर का, टाइमन ऑफ एथेंस। इट इज आल्सो अनफिनिश्ड। तो इसमें इस प्ले को क्या होता है कि शेक्सपियर और टॉमस मिडल्टन ये दोनों लोग मिलकर लिखते हैं, याद रखेंगे। टाइमन ऑफ एथेंस ये शेक्सपियर की अनफिनिश्ड प्ले है जिसको टॉमस मिडल्टन भी राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ मिलन। द टेम्पेस्ट शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी है और इसमें प्रोस्पेरो मेन कैरेक्टर है जो कि मैजिशियन है और ये मिलन का ड्यूक होता है। ये मिलन का रियल ड्यूक होता है, बट प्रोस्पेरो का जो ब्रदर है इससे प्रोस्पेरो से जो मिलन है छीन लेता है और ये जाके एक आइलैंड में रहता है। और जब उस आइलैंड में इसके भाई और दूसरे जो लोग होते हैं आते हैं तो वो मैजिक से अपने मैजिक का यूज करता है और उनसे बदला लेता है। तो याद रखेंगे प्रोस्पेरो मिलन का रियल ड्यूक है। ग्लोब एंड ब्लैक फ्राइज आर द थिएटर्स एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। तो ये दो नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब और ब्लैक फ्राइज क्या है। तो ये थिएटर्स के नेम है और किससे जुड़े हैं, तो शेक्सपियर से जुड़े हैं। Shakespeare collaborated with Marlowe in the two last parts of Henry VI and Richard III. देखिए शेक्सपियर के साथ ये कहा जाता है शेक्सपियर के बारे में कि ये मार्लो के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड के जो लास्ट के 2 पार्ट्स है वो कंप्लीट किए हैं। तो शेक्सपियर के टाइम में सिर्फ आप शेक्सपियर को ही नहीं देखेंगे, बहुत सारे प्ले राइट है जो आपस में कोलैबोरेट करके उन्होंने प्लेस लिखे हैं। तो शेक्सपियर ने भी कुछ प्ले राइट्स के साथ कोलैबोरेशन किया है और प्लेस लिखे हैं, जिसमें से मार्लो के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने लिखा है हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड के लास्ट के 2 पार्ट्स। तो याद रखेंगे, ठीक है। और ग्लोब एंड ब्लैक फ्राइज थिएटर से शेक्सपियर से एसोसिएटेड है। जो प्रोस्पेरो है मिलन का ड्यूक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।